चर्चा करेंगे आज जो दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है राजस्थान में। आपको बता दूं 13 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 50.27% मतदान जो है 3 बजे तक हो चुका है। कई लोकसभा क्षेत्र में अधिक मतदान होने की खबर है। जैसे बांसवाड़ा की बात करें तो 60 से ऊपर की 60.01% वोट पड़े हैं, जबकि टोंक और सवाई माधोपुर की बात करें तो सबसे कम 42.61% वोट करें। बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र है, जहां बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस से अरविंद डामोर उम्मीदवार हैं और बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत प्रत्याशी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन दिया है। वहीं टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी उम्मीदवार सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं, जबकि उनके सामने पूर्व सांसद राजस्थान के पूर्व डीजीपी रहे हरीश मीणा जो है वो चुनाव मैदान में है। हरीश मीणा जो है सचिन पायलट के करीबी भी बताया जाता है। अजमेर में 43.28%, उदयपुर में 51.60%, कोटा में 54.78%, चित्तौड़गढ़ में 51.71%, जालौर में 49.85%, जोधपुर में 50% मतदान होने की खबर है। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में 42.61 और पाली में 44.27% मतदान हुआ है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अपने सहयोगियों के पास भी हम जाएंगे जो कि अलग अलग जगह पे हैं। हर्षा के पास भी जाएंगे, हमारे सहयोगी सुशांत के पास जाएंगे। लेकिन ये जो सेकेंड फेज का पोलिंग चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी हैं, शिप्रा माथुर हैं और प्रकाश भंडारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। श्याम जी, आपसे सबसे पहला सवाल, क्या आपको जानकारियां रिपोर्ट्स मिल रही हैं इस दूसरे चरण की पोलिंग को लेकर के? कहीं तो बहुत अच्छा है, कहीं थोड़ा कमजोर पोलिंग हो रही है। देखिए मनोरंजन भारती, आपने भी आंकड़े बताए, कुछ जगह बहुत चिंताजनक हैं, कुछ जगह उत्साहवर्धक भी हैं। जिस प्रकार से अगर सबसे चर्चित सीट है तो आप बाड़मेर जैसलमेर है, जहां पर कि सबसे अधिक मतदान हो रहा है और वहां उत्साहित भी है। जिस प्रकार से कुछ सूत्र भी कह रहे हैं, रविंद्र भाटी भी बड़े उमंग के साथ कह रहा है कि मैं जीत सकता हूं। लेकिन देखिए, यही कल बात जिस प्रकार से आ रही थी कि इस सीट पर नहीं गए हनुमान बेनीवाल प्रचार करने, और लास्ट तक नहीं गए, कोशिश करी जा रही थी कि ले जाया जाए। वो देखिए कि वहां पर विद्रोह की स्थिति पैदा की गई। भाजपा ने देखिए आरएलपी के कुछ लोगों को लाकर खड़ा किया कि ये हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो एक अजीब सी स्थिति बनी लास्ट में जाकर के। तो अब किस प्रकार का फैसला, ये परिस्थिति क्या कैलाश चौधरी के पक्ष में जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन हाँ, वहां का रोचक चुनाव बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे चिंताजनक तो आपने देखा कि टोंक सवाई माधोपुर की बात करें, जहां पर सही बात है पूर्व डीजीपी और विधायक है उनियारा से, वो देवली से विधायक भी हैं, वो कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर 42.61% मतदान होने का मतलब संकेत देता है कि चिंता का विषय, प्रधानमंत्री भी वहां पर सभा करके आए थे। और वहीं से मंगलसूत्र की बात और बात एक देखिए जहां पर हिंदुत्व की बात चली थी वो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर है। उसके बाद वहां पर भी मंगलसूत्र और अलग अलग चीजें कह करके तुष्टिकरण की बात सामने आई थी। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम भी है टोंक में, उसके बावजूद भी 42.61%, 42.61%, और अजमेर का भी 43.28 है। तो इसका मतलब अजमेर का भी चिंता का विषय है, जहां पर कि देखिएगा उम्मीदवार दोनों ही जाट हैं। एक कांग्रेस से हैं जो कि डेयरी के चेयरमैन है, दूसरे हैं विधायक का चुनाव हारने वाले भागीरथ चौधरी हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बातें इस तरह दिख रही कि देखिए वसुंधरा राजे के बेटे के में तो 56% हो गया है, और वो जिस प्रकार से जोर शोर तरीके से खुद ही क्षेत्र में सीमित रही, वो पूरे जगह कहीं घूमने भी नहीं गई। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में भी देखिएगा जिस प्रकार से भी वहां पे भी बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं, 51% ही है। तो जिस प्रकार से कह रहे थे, इतना दावा कर रहे थे, बीजेपी भी कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी, कुछ परसेंटेज कुछ जी जगह तो बढ़ा है, लेकिन कुछ जगह घटने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक पशुपेश की स्थिति बच जाती है अगर जरूर कब मतदान होता है। जरूर जरूर। श्याम जी, जी। आपने बाड़मेर की बात करी, हमारे सहयोगी सुशांत वहां पे हैं। सुशांत, बताइए गर्मी का क्या स्थिति है वहां पे और वोटिंग कैसी हो रही है?
भाजपा गर्मी भी हाई है और मतदाताओं का जोश भी हाई है, क्योंकि पहले चरण के बाद ये चिंताएं थी कि दूसरे चरण में वोटिंग अगर कम हुई तो भाजपा के नेताओं का प्लान क्या होगा, और यही वजह कि पीएम की सभा में वो बूथ मैनेजमेंट की चिंता करते हुए राजस्थान में दिखाई दिए थे। मुख्यमंत्री कल खुद भाजपा कार्यालय से एक एक बूथ पर फोन करके पूछ रहे थे कि क्या तैयारियां हैं। ये सारे प्रयास और खास तौर पे कांग्रेस के नेता भी चार्ज हुए, उन्हें भी लगा कि उनका वोटर भी घर से निकलना चाहिए। तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 50% पार कर गया राजस्थान की 13 सीटों पर, और बाड़मेर जैसलमेर की जो हॉट सीट है उस पर मतदान बाबा 3 बजे तक 60% हो गया है, और कई बूथों पर हम गए हैं वहां 65-70% तक मतदान है। बाड़मेर जैसलमेर पर भी मतदाता, खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान थार का वो इलाका जहां तपिश ज्यादा होती है, लेकिन तपिश के बावजूद, सियासी तपिश के बावजूद त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते वोटर घरों से निकला है। और रविंद्र सिंह भाटी हो, उमेदराम बेनीवाल हो, कैलाश चौधरी हो, तीनों ने अपने अपने इलाकों में पूरी ताकत लगाई है कि जहां उनका वोटर मजबूत है वो घर से निकले, मतदान केंद्र तक जाए। इस वक्त मैं बाड़मेर लोकसभा में कुड़ी गांव में हूं और बिश्नोई बहुल ये गांव है। यहाँ पे कुछ मेरे साथ हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, पहली बात तो ये। दूसरा, वोटिंग भी ज्यादा हुई है, क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है, मुकाबला टफ है? कोई टफ नहीं है। 60-65% वोटिंग इस बूथ पे हुई है और बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। युवाओं के मुद्दे, और खास तौर पे यहां से कुछ ही दूरी पर रिफाइनरी है, रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठ रही है। यह मुद्दा उठा है यहां पर, कांग्रेस ने भी उठाया, रविंद्र सिंह भाटी ने भी उठाया। क्या लग रहा है आपको, मुद्दा असर करेगा? युवा इस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? ये मुद्दा कोई असर नहीं करेगा। हमारे यहाँ से बहुत युवा रिफाइनरी जा रहे हैं, जो लायक है वो तो काम पे गए हुए हैं, और बाकी जो ऐसे हैं जिन्होंने ये मुद्दा बनाया है, कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बहुत काम चल रहा है रिफाइनरी में। हमारे गांव से 50 बंदे जाते हैं और रिफाइनरी में बहुत काम होता है। कैलाश जी के राज में अच्छा काम हो रहा है। रोजगार इशू नहीं है इस सीट पर? हाँ सर, रोजगार कोई वैल्यू नहीं रखता है। क्या इशू है? क्या जो जाति और धर्म का कार्ड है उस आधार पे वोट पड़ रहा है? नहीं सर, देश हित में पड़ रहा है, राष्ट्रीय हित में, और बीजेपी आगे चल रही है और जीत होगी निश्चित ही बीजेपी की। देखिए, अलग अलग सीटों पर लोगों के सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम बाड़मेर में गए, हम बायतू में गए, हम शिवाना में गए, शिव में गए, वहां पर लोगों का नजरिया अलग है। राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं, स्थानीय जो इश्यूज हैं उन पर भी लोग वोट डाल रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो जाति और धर्म का बाबा यहाँ कॉकटेल है वोटिंग में, क्योंकि 22 लाख वोटर हैं, 7 लाख वोटर मूल ओबीसी के हैं, करीब 4.5 लाख वोटर जो हैं वो जाट समुदाय से आते हैं, 3 लाख के आसपास राजपूत हैं, लेकिन 2,80,000 वोटर मुस्लिम भी हैं, और वो मुस्लिम मतदाता किस ओर जा रहा है एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस सीट पर। तो अब आपके पीछे लोग जो हैं वो पानी पी रहे हैं। निश्चित रूप से गर्मी बहुत है, राजनीतिक गर्मी भी है वहां पर, लेकिन आप ये बताएं कि क्या यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय है? क्या एक जो एक्स फैक्टर है राजस्थान के इस सेकेंड फेज का वो रविंद्र भाटी है, जो कि अब सोशल मीडिया का सेंसेशन है, या फिर यहाँ दिल्ली में बैठ के लोगों को लगता है कि वो एक्स फैक्टर है, जमीन पे नहीं है? क्या है सच्चाई? नहीं, बिल्कुल रविंद्र भाटी एक्स फैक्टर है, इसमें दो राय नहीं। हालांकि मेरे पीछे जो खड़े हैं वो भाजपा के सपोर्टर हैं, तो हो सकता है ये बात उनको ठीक नहीं लगे, लेकिन इन सब के बावजूद लगभग हर जगह पे रविंद्र भाटी के समर्थक हमें मिले हैं, पुरजोर तरीके से बात करते हुए मिले। उन्हें लगा है कि एक युवा है जो थार के साधारण से गांव की गलियों से निकलकर पहले यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनता है, फिर विधायक बनता है, लोकसभा में वो अपनी ताल ठोकता है, तो इस बात की तो कम से कम तारीफ की जानी चाहिए कि बिना किसी पार्टी के समर्थन के उसने चुनावी मौसम, चुनावी माहौल बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ ये कांग्रेस का भी आरोप है कि रविंद्र भाटी और कैलाश चौधरी भाजपा की ए और बी टीम है, भाटी अगर जीतता है तो फिर वो भाजपा के साथ ही जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन सबके बावजूद राजस्थान में ये वो सीट है जहां का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और जानता है कि कौन सा योग्य कैंडिडेट है, किसे वोट देना है और किस आधार पर देना है। और यही कारण है कि इस सीट की चर्चा बाबा राजस्थान के इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा हुई है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत, हर्षा भी जुड़ गई, हमारी रेसिडेंट एडिटर। हर्षा, आप बताइए, आप जहां पे हैं वहां पे गर्मी पहले बता दीजिए, क्योंकि
मैं भी राजस्थान घूम के आया हूं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो फील्ड में है उनसे पहले गर्मी का हाल पूछ लेना चाहिए, पानी उनी पिया कि नहीं पिया आपने, फिर हम राजनीति की बातें करेंगे। थोड़ा राजनीतिक मौसम की भी बात कर दें आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी गर्मी है और अगर आप देखें तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब अभी थोड़ा सा छाए में बैठे हुए हैं, पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। अभी कुछ लोग आए हैं वोट डालने के लिए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए आप अब इस टाइम आए हो? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मैडम, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसीलिए अभी आए हैं। आप बताओ माता जी, अभी आया हो इसलिए गर्मी पड़ रही है इसलिए? बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, इसलिए लेट आया। इस टाइम पे आए, ठीक है। तो मनोरंजन वो तो है ही, और मैं आपको अगर दिखा दूं तो वहाँ पर एक जो छोटा सा आप देखेंगे पानी का पूरे टाइम लोगों का इंतजाम है, कहीं पे भी बैठेंगे तो आपको छोटा सा पानी का घड़ा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हम अपने साथ बॉटल रखते हैं तो हम भी 2-3 बोतल पानी पी गए हैं सुबह से, इसलिए अभी तक अच्छे से खूब एंथुजियाज्म से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ मैं हूँ, जोधपुर की जो सीट है, यहाँ पर भी काफ़ी टक्कर देखने को मिली थी। आप जानते हैं कि राजस्थान में अब पोलिंग एंड हो जाएगा। जो जोधपुर की सीट है वहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत स्थानीय मंत्री वर्सेस करण सिंह उचियाड़ा थे। अच्छी फाइट दी है करण सिंह उचियाड़ा से, लेकिन अब जो 50% वोटिंग हो रही है और खासकर जो जोधपुर शहर में वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं अच्छा इनकरेजिंग साइन है, क्योंकि पिछली बार जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी उससे दोनों पार्टियां और खासकर बीजेपी काफ़ी चिंतित थी। जी मनोरंजन, क्या कारण हो सकता है? वोटिंग जैसे बाड़मेर की बात करें, चाहे बांसवाड़ा की बात करें, वहाँ वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। जोधपुर भी उस लिहाज से हॉट सीट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर मैदान में, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री का भी ये गृह क्षेत्र है अशोक गहलोत का। क्या आपको लगता है, क्या मुद्दों की वजह से मतदाता उदासीन है या कोई और फैक्टर है? देखिए, इस बार हमने देखा कि काफ़ी लोकल फैक्टर्स को लेकर लोग बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो इनकम्बेंट एमपी है उसको लेकर वो काम का एक तरह से आकलन कर रहे थे, एक असेसमेंट कर रहे थे कि भाई कितना काम हुआ, हमारे यहाँ पर काम हुआ ही नहीं या हुआ कि नहीं हुआ। तो जो 10 साल में लोग असेसमेंट करने लगते हैं वो जाहिर सी बात थी कि अब लोग आकलन करने लग गए हैं कि उनका कितना काम हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक जोश होता है वो इतना देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि एक फैक्टर, कल हम यहाँ पर जोधपुर में काफ़ी लोगों से बात कर रहे थे और एक फैक्टर ज़रूर है, वो लोग इस सोच के आखिरकार वोट दे रहे हैं कि उनका वोट व्यर्थ नहीं जाए। तो भले ही करण सिंह उचियाड़ा ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो मिनिस्टर है, जो सिटिंग मिनिस्टर है, जिसका चांस है कि वो वापस कैबिनेट में उसको दर्जा मिले, तो आखिरकार काम वो ही कराएगा। तो बहुत एंथुजियाज्म नहीं है, लेकिन ले दे के सोच समझ के लोग कहते हैं कि चलो जहां पर अपना वोट ऐसे डालो जो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका वोट काम आए, आपका वोट बेकार नहीं हो, इस तरह से यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा यहाँ पर अब हर्षा, एक सवाल है मेरा, हर्षा, लोग आने लगेंगे। हर्षा मेरा एक सवाल है, हर्षा मेरा एक सवाल है और आपके बाद मैं सुशांत के पास भी जाऊंगा। सिप्रा जी आता हूं, मैं पहले अपने दोनों सहयोगी से बात कर लूं, ये फील्ड में है और प्रकाश भंडारी जी भी जुड़े हैं। हर्षा, मेरा सवाल है, पिछले 2 बार से बीजेपी को 25 में 25 सीटें मिली हैं, आपने उन दोनों चुनाव को भी देखा, इस बार का चुनाव कितना अलग है? जो बात आपने कही कि लोग इस बार पूछने लगे हैं कि 10 साल में क्या किया, क्या यही चीज है जो इस चुनाव को बाकी 2 चुनावों से अलग बना रही है? हाँ बाबा, बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है कि जो लोकल फैक्टर्स हैं वो जरूर हावी हो रहे हैं। और लोकल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि एक कोई लहर में लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन वो पूछते हैं। जैसे हमने काफ़ी महिलाओं से बात की तो उन्होंने विमेन सेफ्टी की बात करी, रोजगार की बात करी, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। मैंने जितनी महिलाओं से बात करी जो मेरी उम्र की और उसके आसपास की हैं, उनके जो यंग चिल्ड्रन हैं, 20, 21, 25 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो लोकल फैक्टर्स है, एम्प्लॉयमेंट है, पानी का मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, ये सारे फैक्टर्स लोग उसको आगे रह के बात कर रहे हैं, उनके पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमने ज़रूर देखा और इसलिए मेरे को लगता है कि ये चुनाव अलग है। जो पिछला चुनाव था एक लहर का चुनाव था, पिछले जो चुनाव थे वो लहर वाले चुनाव थे और कास्ट फैक्टर पे भी लोग चर्चा करने लग गए हैं। सुशांत, आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्या ये चुनाव बाकी 2 चुनावों से अलग है जो राजस्थान में पिछले 2 चुनाव हुए हैं? क्या ये चुनाव
कई मायनों में ऐसा है जहां पे लोग अब सवाल भी पूछने लगे हैं। बिल्कुल बाबा, और वाजिब सी बात है। देखिए 10 साल के बाद फटीग फैक्टर हो जाता है। आप 10 साल किसी एक नेता को देश चलाते हुए देखते हैं तो लगता है कि एक कहीं जो कहें कि लोगों की डे टू डे की लाइफ में फिर वो नयापन भी चाहिए उसके बाद। और अगर मोदी से नाराजगी जैसी बात नहीं है यहाँ पे जब हमारी बात हुई, लेकिन लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय इशू हैं जिन पे सांसद को काम करना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया। जैसे कि अभी मेरे साथ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी का बड़ा संकट है और थार की खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर की जो जिंदगी है, टफ जिंदगी है, मुश्किल जिंदगी हो जाती है। पानी नहीं मिलता है लोगों को, बिजली का बड़ा कट था कई गांवों में, हम अभी देख के आए गर्मी के मौसम में। तो इस तरह की बुनियादी सुविधाएं और सरहदी इलाके में सरहद से जुड़े हुए जो गांव जिनका जिक्र मोदी ने अपने संबोधन में किया, अभी भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। वहां पे बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पे आज भी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा जैसी सुविधाएं बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो 10 साल का एक फटीग फैक्टर तो दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो नया दिखा बाबा कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोग लोकल इश्यू पे बात कर रहे हैं। कहीं धर्म का कार्ड अगर चला है तो जाति पे भी लोगों ने वोट किए। एक तरीके का अजीब सा कॉकटेल रहा है राजस्थान की। अगर मैं इन 25 पहले चरण की और दूसरे चरण की 25 सीटों की बात करूं तो लोग थोड़े वोकल भी हुए हैं, सवाल भी पूछने लगे हैं। और अगर कहीं अच्छा ऑप्शन है तो लोग फिर उसको वोट भी करते हैं, जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर में चुनाव लड़ा है। जरूर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। शिप्रा जी, आपने सुना हमारे दो सहयोगी जो कि जानते हैं बैक ऑफ द हैंड जिसको कहते हैं, राजस्थान को जानते हैं। हर्षा और हम तो बहुत सालों से साथ साथ काम कर रहे हैं। हर्षा को पूरा राजस्थान का पता है। लोग इस बार सवाल पूछ रहे हैं और इस एक और सुशांत ने जो बात कही कि कास्ट फैक्टर भी हावी है। हम और आप भले टीवी पर इस पर बात करने से थोड़ा झिझकते हैं, खासकर आप झिझकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन में आप इसको नकार नहीं सकती हैं। तो ये फैक्टर है, चाहे बाड़मेर की बात करें, चाहे बांसवाड़ा की बात करें, चाहे इंडिया में कहीं भी वोटिंग हो बात करें। बिल्कुल ठीक बात है मनोरंजन जी कि जाति के लिए राजस्थान खासतौर से हमेशा से, आप राजस्थान से बाहर जाइए तो लोग अक्सर पूछते हैं कि आपके यहाँ तो जाति और राजपूत और जाट ये सब बातें होती है। तो ये पहचान का हिस्सा है एक तरह से राजस्थान, अगर हम जातिगत बात करें। तो दूसरी बात जो सुशांत जी कह रहे थे और हर्षा भी कह रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये दौर अब आया है, लोग ऑब्जर्व करते हैं। और एक आंकड़ा अगर हम देखें कि क्यों ये जो इस इलेक्शन के दौरान एक फेज 1 में, फेज 2 में जो पोलिंग का जो परसेंटेज कम है, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड जो कुछ अब क्योंकि फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं उसको भी लोग जहन में रखते हैं। मैं एक फैक्ट छोटा सा आपको बताऊं कि मैं पढ़ रही थी कि इस पूरे फेज में, पूरे भारत भर में हम देखें, पहले फेज में भी राजस्थान ही नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी 6% कम हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी 3% कम हुआ, भारत भर का अगर एवरेज देखें तो भी पोलिंग कम हुआ। तो उसमें अगर आप एक फैक्ट अगर ध्यान में रखें, जो पढ़ा लिखा तबका है उसके कहीं जहन में रहता है कि फर्स्ट फेज के सेकंड फेज के दौरान जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका एक आकलन में पढ़ रही थी कि 21% जो कैंडिडेट हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो लोगों में जो एक्साइटमेंट की कमी होती है, दिनकर की एक छोटी सी बात है कि नहीं पूछता है कोई कि तुम वीरवती या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। तो आपको कुल की बात जरूर पूछी जाती है, आपका परफॉर्मेंस और ये सब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था। लेकिन ये दौर है, ये अब इसीलिए थोड़ा सा उत्साह कम होता है वोटर्स में कि जब वो देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी नहीं है, बैकग्राउंड, आप केवल अपना वंश या परिवार या उसको ही बुनाना चाहते हो, एक परिवार का कब्जा है, तो थोड़ा सा एंथुसियाज्म कम हो जाता है। जरूर। दूसरी बात मैं आपने क्योंकि पानी की बात छेड़ी और वो मेरे ऐसा मुद्दा है जो हमेशा मेरे दिल के करीब होता है, पानी का मुद्दा। तो उस बात पे भी मुझे बशीर साहब का एक शेर जब आप बात कर रहे थे तब याद आ रहा था कि फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। वाह वाह। तो पानी का जो मुद्दा है ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिलाती हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जब सांसद थे तो उन्होंने एक प्रश्न पार्लियामेंट में लगाया था कि पूरे राजस्थान में जो पानी है उसकी स्थिति क्या है और कितना जो ड्रिंकिंग वाटर है वो किस तरह से अवेलेबल है। तो उसके जवाब में पार्लियामेंट में ये निकल के आया था कि पूरे भारत भर में 14,000 बस्तियां हैं जहां पानी जो है
वो खतरनाक स्तर पर है, मतलब ड्रिंकेबल नहीं है वो वाटर, तो फ्लोरोसिस है उसमें या कुछ जो और जो चीज मिलावट होती है उस तरह की मिलावट है। तो पानी का मुद्दा सिर्फ अवेलेबिलिटी का ही मुद्दा नहीं है, बात यह है कि वो साफ भी है कि नहीं, पीने लायक भी है कि नहीं है, एक्सेसिबल भी है कि नहीं है, दूरी कितनी है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये बैक ऑफ द माइंड रहते हैं, खासतौर से जब हम महिला वोटर्स की बात करते हैं। तो जैसे हर्षा कह रही थी कि उनकी फिक्र जो है वो इन असल मुद्दे, धरातल के जो मुद्दे हैं कि हमें क्या नसीब है, बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सब मुद्दे उनके जहन में रहते हैं। वो वोकल है कि नहीं है, आपके सामने बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हर्षा जी पूछेंगी तो फिर भी बोलेंगी, लेकिन शायद अगर दूसरे लोग जाएंगे तो शायद वो खुल के ना बोले। तो सही कहा आपने, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में जहां भी घुमा लोग पानी की बात कर। प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो चुनाव है इस फेज का, ये कितना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से? यदि देखें तो उनको सारी सीटें रिगेन करनी पड़ेगी जो टारगेट बीजेपी ने रखा है अपने लिए। देखिए, एक तो मैं बताऊं आपको कि भजन लाल जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद जो 100 दिन का कार्यक्रम घोषित किया था, आवाज अभी तक तो दिख जी आवाज आ रही, बोलिए। हेलो, आ रही है। तो 100 दिन का जो कार्यक्रम बनाया था उसमें 50% भी हासिल नहीं कर पाए, 50% भी हासिल नहीं कर पाए। और दूसरी बात जो है, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, 50% भी हासिल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि पहले चरण के अंदर जो चुनाव मतदान हुए थे उसमें कहीं मुझे लगा नहीं कि मोदी की कोई लहर दिखी। और दूसरे चरण में जो है, ये पहले चरण में जो मतदान कम हुआ 58%, उसके बाद थोड़ी सी भाजपा चिंतित नजर आई और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मतदान जो है कम किस वजह से हुआ। तो उनका ये कहना था वो क्या कि साहब हमारे कमिटेड वोटर्स वो आ गए और हमें बड़ी जीत की जो है उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो कोई आया और मतदान करके आया वो भाजपा को विजयी बनाकर चला गया। जबकि जो कांग्रेस की सोच है वो ये थी कि वो मुद्दा कहीं जो है मोदी को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, सामान्य ढंग से लोग सोच रहे हैं और सामान्य ढंग से उसकी सोच के अंतर्गत मतदान कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण में भाजपा ने ये कोशिश करी, शायद कांग्रेस ने भी की होगी, कि अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का तो प्रयास किया। तो ऐसा लगता है कि पिछले प्रथम चरण के मुकाबले दूसरे चरण में शायद 1 से 2% या 3% तक अधिक मतदान हो। जरूर। हर्षा और सुशांत, आपके पास आता हूं। एक सवाल जो है मेरा श्याम सुंदर जी से। श्याम सुंदर जी, वही सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये जो सेकेंड फेज है वो बीजेपी को के लिए जो है वो टारगेट अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, या आपको लगता है पहला फेज ज्यादा चुनौतीपूर्ण था? अगर दूसरे फेज में तो कम सीटों को हो रहा है, इससे पहले वाला फेज सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहता था कि कोई विस्फोट होगा इस चुनाव में, तो देखिए फोन टेपिंग वाला विस्फोट ओएसडी ने कर दिया, लोकेश शर्मा ने। उसका जवाब भी आज मुख्यमंत्री ने जोधपुर में जाकर के दिया कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, देखिए किस तरह का माहौल होता है। पेपर लीक का मामला, प्रधानमंत्री ने इस बेस पर पेपर लीक का आरोप भी लगा दिया। तो देखिए राजनीति में हर पल क्या घटना किसको गेन कर जाती है, किसका लॉस कर जाती है, ये पता नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा था कि देख, सुरेश ढाका तो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन लोकेश शर्मा को किस प्रकार से मैनेज करके जो कुछ कहलवा दिया। और देखिए, आप कौन विश्वास करेगा अपने ओएसडी पर, जिस प्रकार का, जिसको सब कुछ दिया, उसके बाद भी आपने चुनाव के एन वक्त पर आप कह रहे हो कि देखिएगा मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास सब कुछ भी है। अब इसका लाभ बीजेपी को कितना होगा ये तो देखिए 4 तारीख को जब मतदान की गणना होगी उस वक्त पता पड़ेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने गेम खेला और उसका फायदा देखिए अब निश्चित रूप से अशोक गहलोत चाहे भले कितना ही कह लें कि मेरे लगाए गए आरोप को मैं खारिज करता हूँ, कुछ फोन टेपिंग नहीं हुआ,